स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो कहीं तो जाएगा। इधर देखो, बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट किसको बोलते हैं, ये अपन मतलब तो कॉमन सेंस वाली बातें है ना। पानी के अंदर किसी भी चीज को अगर अपन डुबोते हैं तो ऊपर की तरफ आता है ना। तो जरा इसका डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा हुआ है। नेट कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड vertically upward direction when submerged in a liquid due to pressure difference, है ना, across its end is known as bind force। तो जरा कंफ्यूजन ना रखना, है ना। बाइंड फोर्स जो होता है बच्चा, उसको कौन लगाता है? तो लिक्विड लगाता है या फ्लूइड लगाता है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हैं, मतलब डुबोते हैं। कौन लगा रहा है और क्यों लगा पा रहा है? अरे जिसको डुबोए उसके दोनों एंड में प्रेशर का कुछ डिफरेंस होगा। अगर प्रेशर डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है क्या? तो चक्कर क्या है जरा देखना फिर से। कहानी क्या है? जैसे मान लो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ऐसे डुबो दूं। ठीक है क्या? समथिंग ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का बच्चा अपना कुछ मास होगा। ठीक है। अब जो भी लिक्विड इस वाले सरफेस के नीचे होगा वो सारा लिक्विड इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा? कुछ फोर्स लगा रहा होगा ऐसे करके। ठीक है। और जो लिक्विड इस वाले सरफेस के ऊपर में होगा वो किधर फोर्स लगा रहा होगा? नीचे की तरफ। फिर तुम बोलोगे सर इसका जो खुद का मास है ये भी तो नीचे लग रहा होगा, पर इसके ऊपर जो mg फोर्स लग रहा है वो तो ग्रेविटी लगा रहा है। पर मुझे अभी क्या कैलकुलेट करना है? मुझे ये नहीं कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, मुझे सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि इस ऑब्जेक्ट पे लिक्विड नेट फोर्स कितना लगा रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? मुझे ये कैलकुलेट नहीं करना है कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर डुबोया है उस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ पानी कितना नेट, पानी का लगने वाला नेट फोर्स, उसी को कहते हैं बाइंड फोर्स या बाइंड फोर्स कहते हैं। ठीक है क्या? इसका खुद का जो वेट है वो तो नीचे लग रहा होगा, पर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? लिक्विड टोटल उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। समझ गए क्या? और वो जो नेट फोर्स लगता है वो किधर की तरफ लगता है? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। पानी किसी चीज को खींच के नीचे नहीं ले जा रहा होता है, नीचे वो अपने खुद के वजन की वजह से जा रहा होता है। या हो सकता है पानी से ज्यादा डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट का होगा तो नीचे जाएगा। पानी लेकिन हमेशा किधर ले जाना चाहता है? अब हाँ, ये बात अलग है कि जिसको तुम पानी के अंदर डुबो रहे हो, अगर उसका वेट ज्यादा है और पानी जितना फोर्स लगा रहा है उससे अगर ज्यादा है तो डूब जाएगा, और पानी वाला ज्यादा होगा तो तैर जाएगा। कॉमन सेंस है, समझ गए क्या? तो बाइंड फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स exerted by a liquid when an object is submerged into it। नेट फोर्स, और नेट कौन सा फोर्स बच्चा? अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमेशा लगेगा। क्लियर है क्या? तो चलो उसी को जरा कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे, हाँ बोलो। हाँ हाँ, क्यों नहीं लगता बच्चा? उसकी डेंसिटी तो ज्यादा होती है, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। वही चीज ऊपर तैरती है। जैसे मान लो अगर बहुत लोगों की भीड़ है एकदम खचाखच, है ना, और एक स्टेज परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूँ, और अभी मैं भीड़ में कूद जाऊं तो जमीन में गिरूंगा या टक जाऊंगा? अच्छा मान लो अभी तुम लोग क्लासरूम में 4 लोग बैठे हो, अभी कूदूंगा तो क्या होगा? डेंसिटी कम है। समझ गए क्या? तो अगर वाटर का डेंसिटी के अंदर ही तो चीजों को डुबोना है। अब डेड सी या समुद्र के पानी में ज्यादा हमें मिलता है, क्यों? नमक डिजोल्व रहता है कि नहीं? अबे नदी में देखो का बड़का को शिप चलाते हैं। अच्छा, टाइटैनिक, है ना, यमुना में लेके चलेंगे। अच्छा ठीक है, तो मल्टीपल रीजन से देख लेंगे उसको। फिलहाल बाइंड फोर्स मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स। नेट फोर्स समझ में आ रहा है क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबो तो पानी ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों तरफ से लगेगा ना। हाँ, नीचे से लगने वाला ज्यादा होगा, ऊपर से लगने वाला कब होगा? ये बात समझ में आता है? अरे गहराई में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया होता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा फोर्स भी एक्सर्ट करेगा। तो जरा देखो, जैसे मान लीजिए, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो बच्चा ये कोई पॉइंट एक्स है और ये कोई पॉइंट वाई है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक्स वाले जगह, अच्छा, और ये जो हमने कंटेनर लिया है मान लो इसकी हाइट है एच, ठीक है, जरा ध्यान देखना, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी है मान लो रो, और जो ऑब्जेक्ट को डुबो रखा है उसकी डेंसिटी है मान लो सिग्मा। सब पे डील होगा धीरे धीरे, ठीक है, आराम से देखते चलो। तो अगर मैं एक्स पे पूछता, हाँ हाँ, माइक चेक किया था मैंने। हाँ ठीक है, बढ़िया, आवाज तो आ रही है ना? हाँ आ रही है, ठीक। चलो, तो चक्कर कैसा है, अब यहाँ पे इसके ऊपर जो लिक्विड जो इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगा रहा है वही कैलकुलेट करना है।
क्या mg नहीं लग रहा है? अरे लग रहा है सर, पर बायंसी में किसको देखना है? पानी जो फोर्स लगा है, केवल वही देखना है, समझ गए क्या? तो चलो बोलो, यहाँ पे मान लो बच्चा फोर्स लग रहा है Fx, और यहाँ पे मान लो फोर्स लग रहा है इस तरफ Fy, ठीक है क्या? तो सीधा चलो लिखते हैं, इसको हटा दो। तो तुमने कहा कि सर ठीक है, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा Fx माइनस Fy। लिख सकते क्या? Fx को क्या लिख सकते बोलो जरा? प्रेशर एट x, अरे या x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A माइनस प्रेशर y एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लिख सकते हैं आराम से। तो ध्यान से देखो, A को कॉमन ले लो बच्चा, तो क्या आ जाएगा? प्रेशर एट x माइनस प्रेशर एट y, ठीक। अच्छा, px माइनस py अब हमें लिखना आता है एच रो जी। अरे यार पढ़ा है ना, दो पॉइंट के बीच में प्रेशर नहीं देखना है, प्रेशर डिफरेंस तो ही पढ़े है ना, एच रो जी। तो चलो जरा बताओ क्या लिख दो यहाँ? A इंटू, ध्यान से ये क्या है बच्चा? हाइट, h, डेंसिटी बोलो, किसका डेंसिटी लिखेंगे? सॉलिड का लिखेंगे लिक्विड का लिखेंगे? सॉलिड का लिखेंगे लिक्विड का लिखेंगे डेंसिटी? अरे लिक्विड लगा रहा है ना भाई, दत्त तेरी, हमारा डेंसिटी हमें डुबो रहे हो, हमारा फोर्स कौन लगा रहा है? लिक्विड का ना भी पढ़ रहे हैं यार कि लिक्विड क्या लगा रहा है, समझ गए क्या? तो यहाँ पे किसका आएगा बच्चा, पहले लिख देते हैं h, देखो देखो देखो, h, ये हाइट हो गया किसका? अरे जो ऑब्जेक्ट है इतने, ठीक है, इनटू डेंसिटी किसका? देखो रो लिखा है मैंने, वाटर के लिए रो लिखा है, ठीक है, ये वाटर के लिए ले लेते हैं, और सिग्मा ले लेते हैं जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके लिए, ठीक है क्या? तो एच रो इंटू जी, ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान से मुझे जरा बताओ, अगर तुम बच्चा ठीक है ना, ठीक है, हाँ, तो फॉर्मूला जरा देखना, एच रो जी, ठीक है। अब बताओ, थोड़ा अरेंज कर रहा हूं मैं, ए इंटू एच इंटू रो इंटू जे लिख दिया। सर ध्यान से देख के बताओ, तो ए इंटू एच करेंगे तो क्या मिलेगा? ए क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिख रहा है क्या? और एच क्या है? हाइट किसका? पूरे वाटर का, कि जो ऑब्जेक्ट को डूबे हैं उसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका है? पूरे वाटर का, कि जो ऑब्जेक्ट का? समझ गए क्या? तो ये तुम्हें दिख रहा है क्या कि ये बन जाएगा वॉल्यूम किसका? जो सॉलिड डुबो रखा है, इंटू रो इंटू जी। ये क्या आ गया बेटा? नेट फोर्स। इसी को क्या कहते हैं? बायंड फोर्स, बायंड फोर्स, ठीक है, जो लिक्विड लगाएगा अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोएंगे तो हम ये फॉर्मूला अब थोड़ा याद कर लें क्या? बायंड फोर्स इज इक्वल टू, मैंने उस दिन मैं कुछ चैप्टर पढ़ा रहा था, वहां पे भी डायरेक्ट यूज किया था न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, छोड़ो अभी। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे? वेव्स पढ़ रहे थे, वहां पे भी यूज किया था मैंने, ठीक है। तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वी एस, बेटा क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है क्या? अरे जिसको पानी के अंदर डुबो रखा है। और रो क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ वाटर या फ्लूइड, जो भी आपने ले रखा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसके अंदर डुबो रहे। और हमें जी के बारे में तो पता ही है सर, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। सिंपल सा फॉर्मूला था। देखो इसको ना थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं बायंड फोर्स इज इक्वल टू, ये जो आपका दिखाई दे रहा है वॉल्यूम किसका है? सॉलिड का है ना? इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं? मास लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जरा देख के बताओ? है मास बाई डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? चलो तो जरा अब इधर बताना मुझे, ये लिख दो तो मास ऑफ सॉलिड, और यहां हो जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड को क्या लिख रखा हम लोगों ने? सिग्मा। अरे वॉल्यूम किसका है? ऐसा लिख सकते हैं ना? और ये क्या है बच्चा? डेंसिटी रो किसका है? डेंसिटी वाटर का इनटू जी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको पहचानते हो क्या? ये क्या है? या फिर हम इसको अच्छा चलो इस वाले में कर लेते हैं, ठीक है। ये अगर नीचे चला जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बनेगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी, पढ़ाया था मैंने। दिखा रहा हूँ। अरे पढ़ाया था, रिलेटिव डेंसिटी या फिर इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। क्या आया था ऊपर बच्चा, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाई, अरे वाटर है तो वाटर, जिसके रेफरेंस में देखेंगे उसको। आगे देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वैसे ही पीछे से ही ड्राइव हो जाता है, लेकिन चलो देखते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा बच्चा देखो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है, और इसी फिनोमिनन पे ये शिप वगैरह जो भी बनता है वो इसी प्रिंसिपल पे बनता है। ये क्या बोलता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोओगे, ठीक है, और डुबोने के बाद जो भी वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा, अरे यार पानी में अगर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के डुबोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अरे उतना दूर का पानी को हटाएगा ना भाई, समझ गए क्या। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट करते, मैंने कहा यार एक ग्लास लो, और इस ग्लास के अंदर मान लो हमने पूरा पानी भर दिया ऊपर तक, ठीक है क्या, और नीचे मान लो एक थाली लगा दी, ठीक। अच्छा, अब मैंने कहा कि अगर हम इसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे तो क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा। तो जो भी पानी आप, और कितना पानी गिरेगा, जितना जितना, हाँ, मतलब ये जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा बच्चा, वही वॉल्यूम किसका होगा, बोलो, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। समझ गए क्या, वाटर यू कैन से फ्लूइड या लिक्विड, जो आपको बोलना है बोल दो, ठीक है। जितना जगह घेरेगा वही तो नीचे गिरेगा। अब जो यहाँ पे वाटर, जो डिस्प्लेस्ड वाटर या डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, इसका जितना वेट होगा, क्या लिख रहा हूं मैं फिर से देखो, जो भी आपके पास यहाँ पे कलेक्ट होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो बच्चा वेट होगा, ठीक है। वेट मतलब क्या, अरे फोर्स ही तो होता है, वेट फोर्स ही होता है ना। तो मान लो हमने कहा यहाँ पे हमने पानी, मान लो ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि मान लो मैंने इस बॉल को जब अंदर घुसाया, डाल सकते हैं ना यार, तो यहाँ पानी कलेक्ट होगा ना। मान लो उस पानी का जो मास आया वो आ गया, लेट अस सपोज 1 kg आ गया, ठीक है क्या। तो अब मैं बोलूँ कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो जो मास कलेक्ट हुआ है उसका वेट कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर वेट इज इक्वल टू क्या होता है, m × g। मास कितना था सर, 1 kg, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना है 10 न्यूटन आया ना। समझ गए क्या। तो इस जिस ऑब्जेक्ट को तुमने पानी के अंदर डाल रखा है, ये पानी इसके ऊपर कितने का फोर्स लगाएगा, 10 न्यूटन का। ये कौन सा फोर्स है सर, बाइंड फोर्स है। समझ गए क्या, नहीं, वैसे नेट होता है बाइंड फोर्स, ये नीचे ऊपर रहता तो ऊपर से भी लगता, दोनों का मिला के फिर अपना बनता। ठीक, हाँ बोलो। देखो कुछ नहीं है, कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब आप पानी के अंदर डुबोगे तो वो पानी को वहां से हटा जाए, जितना जगह वो घेरेगा उतने पानी को हटाएगा ना। तो उस पानी का जो वेट होगा, अब कुछ बाहर पानी कलेक्ट हो, उसका कुछ मास होगा, तो वेट निकालने के लिए जी से मल्टीप्लाई करोगे। तो जो उसका वेट होगा, वेट आ गया अगर मान लो 10 न्यूटन, तो जो ऑब्जेक्ट को तुमने पानी के अंदर डाला था उसके ऊपर फोर्स भी पानी अभी कितना लगा रहा होगा। समझ गए क्या, यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो जरा देखो, हमने कहा इसके अंदर मान लो बच्चा मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके डुबो दिया, डुबो सकते हैं आराम से। तो जैसे ही तुम इसको डुबोगे तो ये क्या करेगा, पानी डिस्प्लेस करेगा ना। तो अगर मैं कह रहा हूं कि m रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या वाटर, जो भी है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो अब इसके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चा कोई फोर्स तो लगेगा ना। तो ये जो फोर्स लगेगा, ऐसे करके मैंने कहा जो इसके ऊपर बच्चा फोर्स लगेगा, वो फोर्स किसके बराबर होगा, m, ml किसका बच्चा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू क्या कर दो, जी। समझ गए क्या। तो यही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबोएंगे तो। टफ हो गया ये, हाँ जितना, तभी तो यहाँ क्या लिखा, मास ऑफ ml क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना लिक्विड को उसने
डिस्प्लेस किया है। ठीक है, चलो ठीक है यहाँ तक। तो सिंपली हम याद रख सकते हैं ना, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब देखो इसको चाहो ना तो अब थोड़ा दिमाग में रखना है ना। जैसे यहाँ पे हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस की बात कर सकते हैं। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को डुबो रहे हो, तो अगर वो ऑब्जेक्ट पूरा अगर मान लो डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो ये बात भी दिमाग में रख सकते हो क्या कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा, या यू कैन से जो ऑब्जेक्ट होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ऐसा हो रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? तो अब जरा देखो तो, ये जैसे लिखा था ना बच्चा, F इज इक्वल टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड था। जरा ध्यान देना, मान लो मैं कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है, आधा नहीं डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है। अगर पूरा डूबा हुआ होगा, उस केस में जितना पानी बाहर गिरा होगा, और जो उस वॉल्यूम, जो ऑब्जेक्ट को डुबोया डुबोया होगा हमने, उसका वॉल्यूम और जो पानी बाहर गिरा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा ना? किस केस में? जब पूरा डुबो रखा है। अरे आधा डुबोया होगा तब थोड़ी होगा, नहीं समझे? किसी ऑब्जेक्ट को पूरा डुबो दिया तुमने, तो कितना पानी हटाया होगा? जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही किसका रहेगा? डिस्प्लेस। ठीक। तो जरा देखना तो बच्चा, यहाँ मास ऑफ क्या था? लिक्विड था ना। मास ऑफ लिक्विड को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, थोड़ा रिवर्स चल रहा हूं मैं। तो यहां मैंने लिखा डेंसिटी किसका? अरे लिक्विड है ना बच्चा, तो डेंसिटी किसका लिखा? अच्छा, इनटू वॉल्यूम किसका लिख सकते हैं? याद देखो देखो, अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं एक काम कर देता हूँ। यहां पहले मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लेकिन ये क्या पूरा का वॉल्यूम है? नहीं, कौन सा है? सिर्फ, हाँ, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है। ठीक है क्या? लिख सकते हैं ना ऐसा? तो इनटू जी लिख दिया। और मुझे अच्छी तरह पता है कि सर अगर फुली सबमर्ज्ड है, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? फुली सबमर्ज्ड, मतलब पूरा का पूरा डुबो दिया है ना? अगर ऑब्जेक्ट फुली सबमर्ज्ड है, ठीक है, या इमर्ज बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा डुबो रखा है, तो उस केस में सर वॉल्यूम ऑफ जो डिस्प्लेस लिक्विड होगा किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। तो इस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखो तो ये डेंसिटी किसका था? अरे लिक्विड का था ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं जरा देखो, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की, डिस्प्लेस लिक्विड की जगह क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू, अरे यही तो अभी निकाला थोड़ी देर पहले, कुछ समझे क्या? यहाँ पे भी लिख सकते थे ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह क्या लिख सकते थे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड लिख सकते थे ना। और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड फिर से क्या बन जाता? मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी। समझ गए क्या? तो बाइंड फोर्स अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखना कि कई बार वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम कब यूज करेंगे? जब पूरा डुबो देंगे। ठीक है क्या? तो दो फॉर्मूला हो गया, एक वी एस रो जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इंटू रो इंटू जी। बट ये फॉर्मूला कब यूज करना आप? जब ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा डुबो देंगे। ठीक है क्या? जब नहीं डुबोया होगा तो थोड़ा सोच लेना। अरे ध्यान में रहेगा, जितना वॉल्यूम, अब मान लो पूरा डुबोया है, तो उस ऑब्जेक्ट का जो पूरा वॉल्यूम होगा किसके बराबर हो जाएगा? डिस्प्लेस लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर। आधा डुबोया होगा तो जो अब जैसे मान लो हमने कहा कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस फलना है, उसको आधा ही डुबोए हैं, तो अभी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड होगा क्या होगा? जैसे नॉर्मली वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई r क्यूब। आधा ही डूबा है तो वॉल्यूम कितना होगा? 2/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब। समझ गए क्या? हम कह रहे सिलेंडर पाई r स्क्वायर एच का है, तो अगर आधा ही डूबा है तो पाई r स्क्वायर h/2 हो गया। तो समझ पा रहे हो क्या? तो ये थोड़ा सा टैकल कर लेना अपने से। जैसे यहाँ पढ़ो, क्या बोला? पढ़ो बच्चा जरा जल्दी जल्दी। 1000 किलोग्राम। देखो देखो देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया नहीं रहे, अगर वाटर दिया है ना सवाल में, अगर मान लो वाटर है तो वाटर का बच्चा कितना होता है डेंसिटी? हमेशा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जब हम इसको सीजीएस में लिखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है क्या? इसमें क्या रहेगा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में लिखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जैसे इसमें देखो क्या क्वेश्चन पूछा है,
इसमें आपसे कह रहा है कि एक 4 kg का ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर अभी डुबो दिया है, ठीक है क्या, और आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो अब जैसे मान लो इसका डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा, और पानी का डेंसिटी मान लो मैं ले लेता हूँ रो। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है सर, सिग्मा बाई रो आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं ना, डाटा अपने मन से कुछ भी दिया हो। अब क्या बोला है जरा ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है बच्चा, एक्सेलरेशन ऑफ अ सॉलिड, सॉलिड का एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन के लिए मन में तो एक ही विचार आता है ना सर, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास अपन को दे रखा है, निकालना क्या है। अब कुल मिला के मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि इस 4 kg के ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है। अब पानी के अंदर डाला है तो एक फोर्स तो बेटा फिक्स है ना, कौन सा वाला बोलो, अरे बाइंड फोर्स तो फिक्स है, और एक तो इसका खुद का वजन है। ये हम बाइंड फोर्स की देखो, क्या ये ऊपर केवल बाइंड फोर्स की वजह से जाना चाहता तो है, लेकिन mg भी तो नीचे लग रहा होगा, और मुझे एक्सेलरेशन इस 4 kg का निकालना है ना, तो समझ गए क्या। तो नीचे क्या लग रहा होगा बोलो, तो तुम बोलोगे सर mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है सर, समझ गए क्या। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ बी बाइंड फोर्स माइनस 4g, अरे लिख सकते हैं ना यार। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास कितना दिया बच्चा, 4, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, समझ गए क्या। क्या हमें बाइंड फोर्स मतलब कैलकुलेट करना आता है क्या, नहीं आता, आता है। अच्छा, तो बाइंड फोर्स का कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है बोलो। एक तो हमने पढ़ा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी, ये पढ़ा है। ये वाला लगा सकते हैं क्या, चलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो मुझे पता है, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो अब और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू एम एल इंटू जी, बट ये एम एल क्या होता था, मास किसका, हाँ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि 4 kg का ऑब्जेक्ट है तो 4 kg पानी हटाएगा, ऐसा नहीं होगा ना रे भाई। अब एक छोटा सा बॉल, मान लो एकदम प्लास्टिक का हल्का सा बॉल है, इतना बड़ा वाला, अरे बच्चों का लाल वाला था, लाल गुलाबी पीला वाला, इतना, वो 4 kg का होता है, लेकिन उसको पानी के डुबोएंगे तो बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो ऐसा तो नहीं सोच रहे कि सर इस मास की जगह इसको पकड़ के चेप दो, तो अब क्या करें सर, ये झक मारने के लिए तो दिया नहीं होगा, है ना। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं देखो। अब मान लो ये सिग्मा बाई रो 3 दिया हुआ है ना, इधर देखो बच्चा, तो सिग्मा और वाटर का तो अपन को पता ही है, अरे कितना दिया हुआ है, नहीं दिया रहता तो भी 1000 ले लेते, नहीं दिया होता तो भी 1000 ले लेते, इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है क्या, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा क्या, 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आ गया क्या, अरे सिग्मा आ गया ना डेंसिटी। तो अब यहाँ पे अब कोई भी लगा लो ना, दोनों में आ सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी। तो यहाँ हम चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये तो पता ही है सर, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते थे, मास ऑफ सॉलिड अपॉन सिग्मा लिख सकते थे क्या, इनटू जी, समझ गए क्या। लिक्विड का डेंसिटी अपन को पता है कितना है, 1000, मास ऑफ सॉलिड अपन को पता है क्या, कितना, 4 kg, और ये सिग्मा अपन को पता है क्या, कितना, 3000, और जी की वैल्यू कितनी है, अरे 10 है ना यार। तो काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो काट दो, कितना आ गया, 3, 3 भी है क्या, अच्छा ठीक, ये क्या आ गया हमारे पास, अरे बाइंड फोर्स आ गया ना यार, अरे तरीके, अरे बाइंड फोर्स आ गया ना बच्चा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार जरूर, 40/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 4 इंटू, ये दिखा क्या, तो 4, ये कितना हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आता है 10/3 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आता है, कर लेते सॉल्व हम लोग। अच्छा मान लो जैसे यहाँ सॉल्व करते एक्सप्रेशन नेगेटिव में आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, नीचे जा रहा है, पॉजिटिव आता तो कोई टेंशन तो नहीं उससे। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, अभी कर सकते हो ना यार, कैसे कर रहे हो, कैलकुलेशन चेक कर लोगे ना, ये मत कह देना गलत पढ़ा दिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया तो डरने की जरूरत नहीं, क्या लिख दोगे बोलो, सिग्मा बाई रो इज इक्वल टू 0.2, समझ गए क्या, तामझामी खत्म कर दो। अब क्या बोला है इसमें, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग के अंदर टेंशन निकालना है, नहीं निकल सकता है,
अच्छा निकल जाएगा क्या? कैसे निकलेगा? अरे ये ऑब्जेक्ट है, इस बार क्या ऊपर नहीं जा पाएगा ना? अरे टन जाएगा ना यार ये। तो ऊपर क्या लग रहा होगा? बहुत बढ़िया। नीचे क्या लग रहा होगा? पक्का। और ये ऊपर जाना चाहते तो इस तरफ क्या लग रहा होगा? तो नीचे क्या लग रहा है? टेंशन नीचे क्या लग रहा है? 4G। और ऊपर क्या लग रहा है? यही बराबर रहेगा तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और धागा टन जाएगा जितना टन सकता है। समझ गए क्या? तो लिख सकते हैं इक्वेशन, क्या लिख दे बोलो? FB इज इक्वल टू 4G प्लस टी। तो T इज इक्वल टू क्या लिख दे? FB माइनस 4G। समझ गए क्या? फिर से वही बच्चा घिसा पेटा, क्या निकालना है अपन को? बाइंड फोर्स। अब तो दिक्कत नहीं है ना सर, बाइंड पूरा डूबा है तो टेंशन ही खत्म हो जाता है वैसे भी। तो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू, आपने क्या बोला? डेंसिटी ऑफ, दिया हुआ है ना? अरे डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम किसका? इनटू, बताओ लिख पाओगे आगे? चाहो तो तुम थोड़े और स्मार्ट बन सकते हो। देखो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ तुमने क्या लिख रखा है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ किसका बच्चा? लिक्विड। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो? मास ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ, दिख रहा है क्या? और इनटू क्या लिख सकते हैं? अब अगर इधर ध्यान से देखो तो ये क्या दिखाई दे रहा है? अरे ये दिया हुआ है ना भाई, रो लिक्विड रो, और जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? तो पलट नहीं सकते हम लोग इसको। अरे यहाँ रो बाई सिग्मा है और यहाँ क्या है? सिग्मा बाई रो है। तो सीधा लिख दें 1/0.2। मास ऑफ सॉलिड कितना था बच्चा? और जी की जगह क्या लिख दें? समझ गए क्या? यहाँ से आ जाएगा FB। और FB को यहाँ रख सकते हैं, 40 से माइनस कर दोगे तो टेंशन आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना? आसान है। चलो, अपेरेंट वेट इन अ लिक्विड, ध्यान से देखना। अपेरेंट वेट इन अ लिक्विड, देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब तो हमें समझ में आ गया। सर किसी भी चीज को पानी के अंदर डालते तो नीचे से क्या लगता है? बाइंड फोर्स। ये पढ़ लिया ना कितना होता है बाइंड फोर्स इक्वल टू? दो तरीके हैं, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू जी, ये याद कर लो। और या फिर डायरेक्ट करना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। पर ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला कब लगाओगे? या तो तुम ऐसे बोलो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इन अ फ्लूइड, ऐसे बोल दो तो भी सही हो जाएगा। नहीं समझे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या पार्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इन अ लिक्विड। अरे जो पार्ट सॉलिड का पानी के अंदर है वो वाला वॉल्यूम लिखना है, पूरा वॉल्यूम नहीं लिखना है। अब पूरा डूबा हुआ है तो जो वॉल्यूम है सॉलिड का पूरा लिख दो। ठीक है क्या? ध्यान रखना। तो अब हमें पता है नीचे से एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो जो एक्चुअल उसका वजन होगा उससे कम ही वजन में मिलेगा हमें। अरे जैसे अगर मान लो तुमसे हम कहें कि यार कभी कुआं से पानी निकाले होगे, तो अपन ऐसे पहले तो ऐसे झटका में छोड़ते हैं, जाके ऐसे गिरते, देखो क्या एक बार में भर नहीं पाते हैं? देखो ऐसे करते हैं, छोड़ते हैं, फिर थपाक से फिर ऐसे उठाते हैं, फिर जब पूरा डूब जाता है तो जब खींच रहे होते तो अपन को पहले हल्का लगता है जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहता है, और जब तुम ऊपर की तरफ लेकर आते हो तो फिर भारी लगना शुरू हो जाता है। या तुम लोगों ने कई बार बदमाशी भी करा होगा कि जैसे कोई सामान उमान उठाना होता है तो चार लोग उठा ही रहे हैं, अकेले उठा रहे तो हालत खराब हो रहता है, दो लोग उठाते थोड़ा हल्का लगता है, तो कई बार तुम रिलैक्स भी हो जाते हो तो उसको ज्यादा भारी लगता है। तो ऐसा तो उसके उठाने से क्या जो सामान था उसका वजन कम हो गया क्या? पर हमें क्या लगेगा? हल्का लगता है कि नहीं लगता है? समझ गए क्या? तो ऐसा हल्का क्यों लग रहा था? बगल वाला भी उठा रहा था इसलिए हल्का लग रहा था। जब उठाए ना चार पांच लोग जो भारी सा सामान उठा रहे थे, उसी में से एक बदमाश होता है बस हाथ ऐसे टच करके चल रहा होता है, तो वो ऐसे टच करके क्यों चल पा रहा है? बाकी लोग उठा रहे इसीलिए। तो उसको उसका वजन उतना फील होगा, कम फील होगा? अरे कम ही फील होगा। हम तो करते ही ऐसा जिंदगी में, नहीं करते? ये है ना, लगता है खूब मजदूरी की है तूने जिंदगी में। चल, तो इसमें कुछ बहुत बड़ी वाली गणित नहीं है। तो अब तुम बताओ, जैसे बच्चा ये M मास का ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो नीचे क्या लग रहा होगा? जल्दी बोलो, ऊपर क्या लग रहा होगा? ये समझिए क्या? पक्का ना? तो अब बताओ मुझे, तो अब जरा आप सोचो, इस धागे में जो टेंशन होगा, इस टेंशन की वजह से मान लो यहाँ पे रीडिंग रहता है, अरे 1 किलो 2 किलो 3, अरे ऐसा वाला भी तराजू आवत है रे, नहीं देखा है? स्प्रिंग बैलेंस वाला भी तराजू होता है। स्कूल में अगर करोगे एक्सपेरिमेंट तो वहां तराजू नहीं लिखल रहता है। स्कूल में जो लैब रहता है उसमें यही वाला रहता है, स्प्रिंग वाला रहता है। देख लिएगा। हाँ, तो अब बताओ यहाँ पे जो बच्चा रीडिंग जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? अरे जितना यहाँ पे टेंशन रहेगा, नहीं समझे? यहीं से ना डिसाइड होगा। अब अगर पानी में नहीं रहेगा तो टेंशन मस्त रहेगा, जितना mg होगा वो T के बराबर होगा। बट इस केस में क्या होगा? नीचे क्या लग रहा है?
और ऊपर क्या लग रहा है, एफ बी लग रहा है ना। इन दोनों का अब देखो, जैसे तुम लिखते तो क्या लिखते, ये मान लो इसकी रीडिंग कहाँ पे हम देखते, किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखते कि नहीं देखते, देखते हैं ना भाई। तो क्या करोगे जरा देखो तो तुमने कहा देखते जाओ, तो ये बायएंड फोर्स और mg का जो नेट होगा वही टेंशन को शो करेगा। अबे ये टेंशन से यहाँ रीडिंग आएगा ना कितना खींच रहा है। अब ये टेंशन कितना होगा देखो, अगर बाइंड फोर्स ना होता तो टी बराबर क्या लिख देते हैं, पर यहाँ पे कौन आ गया और ये किधर लग रहा है, तो ये टेंशन को कम करेगा ना, तभी तो वजन कम फील होगा। तो चलो बोलो ऊपर लगने वाला कौन कौन सा फोर्स है, और ऊपर लगने वाला कौन सा है, कुछ समझे क्या। ऊपर वाला और नीचे वाला कौन है सिर्फ, कंफर्म हो, पक्का। अब तो आ गया ना जितना इसको खींचना था, तो यहाँ पे रीडिंग आएगा ना कुछ, और रीडिंग कितना आएगा, जितना टेंशन का वैल्यू होगा। अरे टेंशन आ गया 2 न्यूटन, तो यहाँ रीडिंग कितना देगा, 2 न्यूटन देगा। टेंशन आ गया 10 न्यूटन, रीडिंग कितना देगा, 10 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ, देखो अगर मान लो ये पानी ना होता तो तुम फट से लिखते क्या, टी इज इक्वल टू एम जी, नहीं लिखते। अगर पानी ना होता तो इधर क्या लग रहा है सर, एमजी लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। बट पानी डाले तो एफ बी आ गया ना ऊपर की तरफ। तो देखो अब क्या लिख, तो ऊपर लगने वाला कौन सा हो गया, यहाँ पे देखते तो सर, एक टेंशन हो गया, और एक ऊपर लगने वाला कौन सा हो गया, बायोन सी। तो और इक्विलिब्रियम, अरे खिंच आ गया ना भाई, तो इक्विलिब्रियम अचीव हो गया होगा। अबे जितना खींचना तो खिंचा गया रे, तो नीचे लगने वाला ऊपर के बराबर है, तो वही लिख दिया मैंने। तो अब बताओ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ बी, लिख सकते हैं क्या, पक्का। और यही अब हमको क्या देगा, अपेरेंट वेट। क्यों, एक्चुअल तो mg था सर, अब जो टेंशन का रीडिंग आएगा वो क्या आएगा, mg माइनस एफ टी, कुछ समझे क्या, ठीक। अब जरा बताओ, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको, वेरीफाई मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई बनाते हैं। ये m क्या था, मास ऑफ सॉलिड, इनटू माइनस बाइंड फोर्स को क्या लिखते हैं, मास ऑफ, अरे पूरा डूबा हुआ है ना यार, और नहीं भी डूबा हो तो भी तो मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ये तो सही रहेगा हर जगह। क्योंकि हम मास ऑफ लिक्विड नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, बहुत बढ़िया। तो ml को लिख दी, ml क्या है बच्चा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, समझ गए क्या, इनटू जी, ठीक है क्या। अच्छा अब ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ है, तो अब एक बात, मास ऑफ लिक्विड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम एस जी, मास ऑफ लिक्विड क्या लिख सकते हैं, अरे मास को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लिख सकते हैं ऐसा। तो अब बताओ, यहाँ मास ऑफ लिक्विड है तो डेंसिटी किसका आएगा, लिक्विड का ही आएगा, शुक्र है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम किसका, पक्का क्या, इनटू, लिख सकते हैं ऐसा। अब जरा मुझे बताना, अगर पूरा का पूरा बच्चा डूबा हुआ है, इधर देखो, अगर पूरा का पूरा डूबा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को किससे रिप्लेस कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से रिप्लेस हो सकता है। तो अब जरा बताना, ये क्या बन गया, मास ऑफ सॉलिड इनटू जी माइनस, ये देखो ध्यान से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, चाहते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हमने तो पढ़ा है ना, इनटू जी, लिख सकते थे ऐसा। अच्छा अब जरा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हो, बोलो सर घुमाए जा रहे हो फालतू में, मास ऑफ सॉलिड, सॉरी, अरे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ना भाई, तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं। अरे सिग्मा किसका था, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मान लो कितना लिया हमने, सिग्मा, और पानी का क्या ले रखा है, रो, ठीक है, इनटू जी, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब ध्यान से देखो, तो मास ऑफ सॉलिड दिखाई दे रहा है तुमको, पर ये फॉर्मूला कब यूज कर पाओगे, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ रहेगा तब रे, आधा में फंस जाएंगे। अगर पूरा नहीं ये ऑब्जेक्ट डूबा रहता, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसको बराबर नहीं लिख पाते ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो VL इज इक्वल टू, मैंने जो VS लिखा वो इसलिए लिख पाया क्योंकि बॉडी या ऑब्जेक्ट हाँ इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, पूरा डुबो रखा है, इस वजह से लिख पाए। और जब ये लिख सकते तो ये भी लिख सकते हैं।
तो अब देखो तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बच्चा, ms देखो तो मास ऑफ सॉलिड कॉमन आ जाएगा क्या, g भी कॉमन आ जाएगा क्या, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है क्या। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास अपेरेंट वेट का। डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर बोलेगा कि यार एक इतना 10 kg का एक ऑब्जेक्ट था, उसको पकड़ के पानी के अंदर पूरा डुबो दिए हैं, तो पहले इसका वजन इतना था, अब कितना वजन होगा, और तुमको दे रखा होगा डेंसिटी ऑफ, अगर वाटर बोला होगा तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो ही जाएगा, और सीजीएस में लिखोगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। समझ गए क्या, डायरेक्ट भी कर। देखो इतना हौच-पच याद वाद नहीं रहेगा, ये तो हमने लिख दिया ना, इतना याद वाद नहीं रहे, तुम्हें बस क्या याद रखना पड़ेगा, डुबोए हो बांसी लगेगा खत्म। हम क्यों यार, तुम्हें लगता तुम ये याद करके जो तुम्हें मुंह पे रहेगा, पॉसिबल, अगर रह जाए तो वेल एंड गुड, क्लिक कर गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो सर बायोन्सी पढ़ रहे हैं तो उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बायोन्सी फोर्स का मतलब इतना ही होता है कि जो पानी है नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, और अपेरेंट वेट का मतलब क्या हुआ, अरे सर जब डुबोगे पानी के अंदर तो एक बायोंट फोर्स लगेगा, तो जो उसका एक्चुअल वजन था उतना वजन अभी रीडिंग में नहीं आएगा, क्यों, पानी ऊपर लगा रहा है। समझ गए, ऐसे याद रखते हैं, ये तो बस कैलकुलेशन के चक्कर में लिख दिया था। देखो पढ़ो क्वेश्चन, when block is weighted in a water, reading of a spring balance is 250 gm, मास दिया है 250 ग्राम, वेट कितना हो जाएगा इंटू जी करना पड़ेगा, खत्म आदमी सब। अरे क्या समझ में, बना पाइएगा, ट्राई करो एक बारी, बहुत अच्छा रीडिंग करते हो तुम, बचपन में टीचर खड़ा करते रीड करो रे, अरे वेट छोड़ो वजन, ठीक है चलो बोलो, when a block is weight in a, देखो पानी में जब इसको नाप रहे हैं ना, एक तो ब्लॉक दिया हुआ है ठीक है क्या, इसको जब हम लोग वेट कर रहे हैं कहाँ पे पानी में, तो स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग दे रहा है 250 जीएम, ग्राम में दिया सीजीएस में दिया हुआ है, फाइंड, अच्छा और कुछ नहीं दिया है, अच्छा ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ कैविटी, बच्चा ये व्हाइट वाला कैविटी है ठीक है क्या, तो मास कहां पर है सिर्फ, अरे ये वाला रे, ये ब्लू वाला, ठीक है क्या, इसको जब पानी के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा गंदा दिख रहा है लेकिन ठीक है, अच्छे से बना देते हैं, देखो अगर इसी को अपन वाटर के अंदर जब डाल दे रहे हैं, कुछ समझे क्या, लाल पानी है ना तो अगर इसको पानी के अंदर जब अपन डाल दे रहे हैं तो रीडिंग कितना आ रहा है 250 ग्राम, और एक्चुअल में इसका मास कितना दिया हुआ है, समझ गए क्या, तो आपसे लेकिन क्या पूछा है, कैविटी का वॉल्यूम पूछा है बेवकूफ, क्या पूछा है, ठीक है क्या, तो अब मुझे ये बताओ, आप ऐसे ही बताओ, एक्चुअल में इसका मास कितना है 300 ग्राम है, तो अच्छा तो नीचे क्या लग रहा होगा mg, वजन यही जा रहा है, अरे नीचे जो वेट लग रहा है उसके लिए यही मास रिस्पॉन्सिबल होगा ना बच्चा, जो उसको समझ पा रहे, पक्का है, सोच लो, बढ़िया, तो नीचे लग रहा है कितना, अच्छा इसमें बाइंड फोर्स कितना लगेगा, देखो वॉल्यूम निकालना तो बाइंड फोर्स पे ही तो जाएंगे ना, तो नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर इससे ही आएगा ना नेट फोर्स, जरा देखो अपन क्या करते हैं, चलो बाइंड फोर्स निकालते हैं, तो बाइंड फोर्स, अच्छा एक सेकेंड क्या क्या बोला है, हाँ रीडिंग देखो, रीडिंग कितना दिया हुआ है 200, कब, पानी के अंदर डाल दिया, और एक्चुअल में कितना है, तो बाइंड फोर्स कितना हुआ 50 ग्राम, मतलब 50 जी एम जी कर दो, अरे ऐसे देखो नेट फोर्स इज इक्वल टू बच्चा क्या होता है, ऐसे कर लो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मैंने लिख दिया कि, हाँ जी, एम जी माइनस कितना दिया है, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बाइंड फोर्स लग रहा है, अच्छा इसका मास कितना है बच्चा 300 ग्राम है ना, तो मैं इसको 300 जी लिख दो, अभी ग्राम ही समझ लेना, यहाँ जी कर देता हूँ, जी फॉर, अरे फोर्स यार, माइनस एफ बी बाइंड फोर्स, और अभी कितना आ रहा है वजन पानी में डालने के बाद 250 था, तो 250 जी कर दूं क्या, तो एफ बी इज इक्वल टू बाइंड फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 जी माइनस 250
जी कुछ समझे क्या? तो कितना आ गया बच्चा 50 जी, कुछ समझे क्या? नहीं। अरे मैं तुमसे ऐसे भी देखो, यहाँ मास लिखा था, फोर्स नहीं लिखा, तो फोर्स बनाने के लिए मास को जी से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाएगा ना, वही जी किया मैंने और क्या। अगर हम तुमसे कहें कि यार एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसका अभी वेट मान लो आ रहा है 100 न्यूटन का, और पानी के अंदर डाल रहे तो 90 न्यूटन हो गया, तो बताओ बाइंड फोर्स कितना लग रहा होगा? 10 का समझ में आया? तभी तो 100 से 10 हो गया, मतलब 100 से 90, 90 क्यों शो कर रहा होगा, 10 लग रहा होगा इसीलिए। समझ गए क्या? अच्छा तो बाइंड फोर्स आ गया हमारे पास। अब बताओ बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक ही तो फॉर्मूला पढ़े हैं अभी तक। तो एक तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और दूसरा कौन सा पढ़ा है? अरे वॉल्यूम निकालना है ना यार, तो वॉल्यूम वाले पे जाओ ना। तो बाइंड फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? रो किसका है बच्चा? लिक्विड का। इनटू किसका लिखे? वॉल्यूम ऑफ। लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इनटू क्या लिख दे? ठीक है क्या? अब मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ जो तुम्हें यहाँ पे सॉलिड दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड दिखाई दे रहा है, इस वॉल्यूम में किसका किसका कंट्रीब्यूशन होगा? अच्छा बाइंड फोर्स कितना है इसको तो लिख सकते हैं ना, कितना है? 50 जी इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो इस बार सीजीएस में बेटा, ग्राम में था सब, देखो ग्राम में था, तो सीजीएस में डेंसिटी कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर ऐसा ही होता तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता, और इस वाले में क्या करेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रो की वैल्यू क्या रख दू? 1 लिख दिया। अब वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड होगा, सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा बच्चा, वो किसकी वजह से बना होगा? ये कैविटी का वॉल्यूम भी कंट्रीब्यूट करेगा, और साथ ही साथ जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। नहीं समझे? तो मान लो इसको मैं कह देता V1, वॉल्यूम 1 ब्लू वाला, और कैविटी वाले को मान लो VC लिख देते हैं, ठीक है क्या? तो अब बताओ इस वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन किसका किसका है? वॉल्यूम ऑफ 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, कुछ समझे क्या? इनटू जी, जी से जी, तो 50 इज इक्वल टू V1 प्लस VC। अब बताओ V1 क्या है बच्चा? वॉल्यूम किसका? अरे ये वाला पार्ट है ना, इस ये वाले पार्ट का वॉल्यूम ना। तो इस वाले पार्ट का वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? एक ही फॉर्मूला चल रहा है बच्चा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। और इसका मास दिया था ना ब्लू, अरे खाली वाले का मास ये थोड़ी होगा, किसका मास होगा? सर अंदर वाले का ही तो होगा, कैविटी तो खाली है, कौन सा मास? तो यहाँ पे V1 की जगह क्या लिख दूं मैं? 300, ठीक है। और इसका डेंसिटी दिया है क्या? नहीं दिया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है ना, तो कैसे निकलेगा इसका? इसका ये वाला पार्ट का मान लो डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा बाई रो इज इक्वल टू, अच्छा रो कौन है? वाटर जिसके अंदर डाल रहे थे। इस अभी अभी सीजीएस चल रहा है तो 1 ले सकते हैं ना आराम से। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर रखोगे तो 0.2, समझे क्या? तो यहाँ पे क्या लिख दू? 300 अपॉन 0.2 प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, और यहाँ क्या है आपके पास 50, तो वीसी आ जाएगा क्या? आंसर सीजीएस में आएगा। बहुत टफ सवाल तो नहीं है, तुम देख रहे हो ज्यादा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा सोच के रुक जा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन मास, यही तो चल रहा है, और तो कुछ चल ही नहीं रहा है। ठीक है क्या? आ गया फ्लोटेशन, ठीक है। अब ये सब तो वैसे ही होगा। अब तुम्हें कॉमन सेंस से बताओ, नीचे से क्या लग रहा है और ऊपर से क्या लग रहा है? चीजें कब नहीं डूबेंगी? अच्छा डूबेंगी कब? mg बड़ा हो जाए। तैरेंगी कब? कॉमन सेंस है ना। और दोनों बराबर हो जाएंगे तो डूब जाएंगे, ये तैरेगा ना रे। हाँ बाइंड फोर्स ज्यादा रहेगा तो सरफेस के ऊपर ऊपर आ जाएगा। नहीं समझे? प्लास्टिक का बॉल वाले कैसे डुबाते, पूरा सरफेस वहां पे नहीं आ जाता है, क्यों? सर बाइंड फोर्स मस्त जबरदस्त लग रहा था इसीलिए उसको, समझ पा रहे हो क्या? और जब कई चीजें रहती है जो मतलब थोड़ा तैर रही होती है, थोड़ा डूब रही होती है, ठीक है, तो बाइंड फोर्स और mg, समझ गए ना? तो कहाँ पे बैलेंस होगा? मतलब नहीं तैर रहा है, मतलब बैलेंस है तभी तो नहीं तैर पा, मतलब तभी तो तैर रहा है। तो तुम बोलोगे सर फ्लोटेशन का कंडीशन क्या होना चाहिए? तो देखो जरा इसको ध्यान से ना, अब इसमें देखो पढ़ने वाली चीजें नहीं है बच्चों बहुत ज्यादा, है ना, मतलब एक बार आपको समझ में आ गया सर बाइंड फोर्स नीचे एमजी बाइंड, हमने तो रोटेशन पढ़ लिया यार, उन सब के सामने ये तो चैप्टर कुछ है ही नहीं। भाई उसमें कितना ज्यादा डीप जाना पड़ा था, कितना, यहाँ तो दिमाग ही नहीं लगा, और ये तो दिखता है, सबसे अच्छी बात है मस्त वाला, सबने पानी में खेला है, सबको समझ में आता है छपाक छपाक। तो, तो बोलो, तो सर अगर हमें किसी को उड़ाना है, अरे सॉरी तैराना है, तो बाइंड फोर्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? नहीं समझे? अरे यार किसी ऑब्जेक्ट को मान लो ऐसे करके डाल दिए पानी में, तो नीचे क्या लग रहा होगा उसका, और ऊपर क्या लग रहा होगा?
अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तैरेगा, समझ गया ना। और mg जीत गया तो डूब जाएगा, कॉमन सेंस है। चलो, तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या बनाया, जल्दी बोलो। हाँ, अरे पूरा डूबा हुआ है मान लो, अभी डूबा मतलब डूब नहीं गया, समझ गया ना। तो मान लो अगर ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो इस केस में अच्छा एफ बी का फॉर्मूला, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मास ऑफ लिक्विड की मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी इनटू मास ऑफ सॉलिड रे इनटू, कुछ समझ गए क्या। अब हम कह रहे हैं कि ये अभी फिर से ध्यान से देखो, इसको पूरा डुबो रखा है, तो अगर पूरा डुबो रखे होगे तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का और जो वॉल्यूम होगा सॉलिड, दोनों बराबर होगा, नहीं समझे। कंप्लीटली कंप्लीटली सबमर्ज कर रखे हो सर, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कौन सा वाला, डिस्प्लेस्ड वाला, किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, ठीक है क्या। ठीक, अब अच्छा अच्छा मान लो कंप्लीटली नहीं होता तो क्या लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो कि पानी के अंदर में है और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, तभी तो दोनों बराबर होंगे, समझ गए क्या। नहीं, ये लॉजिक है ना रे बाबा, बोलने का तरीका है बस। तो चलो इसको लिखते हैं, तो मास ऑफ लिक्विड को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, वॉल्यूम के टर्म में। अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू, अब तो रट जाओ रे। तो चलो, तो डेंसिटी किसका यहाँ पे क्या, बाइंड फोर्स में लिक्विड था ना रे, लिक्विड, तो यहाँ डेंसिटी किसका आ गया क्या, वॉल्यूम किसका आ गया, इनटू क्या लिख दिया, इज इक्वल टू बोलो, मास ऑफ सॉलिड में यहाँ क्या लिख दिया, डेंसिटी, चलो इसको सिग्मा लिखते हैं ना, अच्छा लगेगा। तो यहाँ लिख दिया सिग्मा, अरे सॉलिड है, इनटू वॉल्यूम किसका, सॉलिड का, इनटू, कुछ समझे क्या, नहीं लिख सकते हैं ऐसा, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं, पर इसको आधा डुबोते तो ज्यादा अच्छा रीजन निकल के आता। हाँ, तो इसको फ्लोट करा देते हैं ना, तो थोड़ा सा चेंजेस कर ले, देखो थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चा है ना, सॉरी, इसको फ्लोट करा लेते हैं अब, ठीक है। अरे इधर देखो रे अभी, अरे एक ही बात है अभी भी, और ऊपर, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देखो बस मैं टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बस चीजों को बदल रहा है, ये जो VL है क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और ये वॉल्यूम किसका है, सॉलिड, समझ गया ना। और ये दोनों आपस में क्या होंगे, कहा है, हाँ उतना ही, अरे जितना डूबा होगा उतना हटाया होगा, तो इसको और इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं क्या। अच्छा रुको 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 रुको, रिलेशन ही निकाल लेते हैं ना, एक मिनट, गड़बड़ा जाएगा रे। तो हाँ, जी से जी को उड़ा दो, तो इसको ना मैं ऐसे लिखूं क्या, थोड़ा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को जरा देखना, नहीं नहीं रुको रुको, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो था ना बच्चा, उसको मैं लिख दूं V इनसाइड, अरे जो वॉल्यूम पानी के अंदर है, पानी के अंदर वाले को V इनसाइड लिखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखना थे, थोड़ा देखना, इसको ऊपर से ही चेंज कर देते हैं, वरना बाद में रिवीजन करते टाइम तुम्हें दिक्कत होगी। कंप्लीटली समझ नहीं करते है ना, वरना तो डुबा दिए, फ्लोट कराना है ना अभी। चलो इधर देखो, मास ऑफ लिक्विड जो इनसाइड में है, अरे मास ऑफ लिक्विड जो इनसाइड में ले लिया, अच्छा तो मास ऑफ लिक्विड जो इनसाइड में है इनटू जी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम कौन सा वाला बच्चा, जो इनसाइड वाला है, इनटू जी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं बोलो, सॉलिड सॉलिड, तो डेंसिटी, अरे सिग्मा लिखो इसको, ठीक है, सिग्मा ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ, अरे जो पूरा सॉलिड का वॉल्यूम है, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम, इनटू जी। तो ध्यान से देखो तो बच्चा, यहां से जी और जी को उड़ा सकते हैं, तो अब देखो तो यहां से एक बहुत अच्छा प्यारा रिलेशन आएगा,
गड़बड़ हो जाता। तो थोड़ा देखना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये सॉलिड का था ना, इसको नीचे भेज दिया, vs इधर और v इनसाइड। ठीक है क्या, देखो तो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड और v ऑफ सॉलिड अपॉन v इनसाइड। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा देखना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू v इनसाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। देखो तो बच्चों, ठीक है ये रिलेशन। अब यहां से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ये मैथ समझ में आ गया, थोड़ा मैथ सीखे है। अब जो हमारी समझने वाली चीज है उसको जरा देखते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, ये vs क्या है? मतलब टोटल वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, पक्का। और ये v क्या है? इनसाइड, जो वॉल्यूम ऐसे अंदर में है, कुछ समझ पा रहेगा, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला, ठीक है, तभी तो फ्लोट कर रहा है ना। वो हमने गलती से अंदर सबमर्ज करा दिया था, ठीक है, इसीलिए फ्लोट की कंडीशन का सॉल्व कर। तो अब बताओ मुझे कि v ऑफ सॉलिड और v इनसाइड में बड़ा कौन होगा, कौन सा वॉल्यूम बड़ा होगा? जो वॉल्यूम अंदर में है केवल वो बड़ा होगा कि टोटल बड़ा होगा? टोटल बड़ा होगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड है सर वो ग्रेटर देन वॉल्यूम इनसाइड है। मतलब नीचे वाला वैल्यू बड़ा है ऊपर वाला। तो उस हिसाब से तुम अब फ्लोट कर रहा है ना इस केस में, तो फ्लोट का ये कंडीशन बन जाएगा क्या, कि टोटल वॉल्यूम जो होना चाहिए, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वो ज्यादा होना चाहिए किससे? जितना डूबा हुआ उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है क्या। और दूसरा देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बच्चा ज्यादा है, तो अब इधर एक बात बताओ, अगर तुम इसका डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या 1 से कम आएगा? क्यों? डिनोमिनेटर बड़ा है तो 1 से कम ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना कम। तो उसी तरह जरा देखो तो, डेंसिटी ऑफ यहाँ क्या है और ऊपर क्या है डेंसिटी ऑफ। तो यहाँ पे नीचे वाला बड़ा, तो उस तरफ भी कौन बड़ा होगा? नीचे वाला बड़ा होगा। और यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है तो ऊपर भी। समझ गए क्या? तो यहाँ से ये पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं सर, डेंसिटी ऑफ जो सॉलिड होना, या फिर डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड, लिक्विड ये ज्यादा होना चाहिए किससे? डेंसिटी ऑफ, देखो उल्टा, यहाँ सिग्मा करो, रो करो और यहाँ सिग्मा करो। समझ गए क्या? अब देखो, जो बात मैंने उस टाइम बोली थी कि भीड़ में अगर मैं कूदूंगा तो मैं डूबूंगा नहीं, तो यहाँ पे आप देखो तो जो लिक्विड का डेंसिटी है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? सॉलिड से। तब तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? फ्लोट कर जाएगा। समझ गए क्या? मतलब ज्यादा डेंसर वाले को पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, और पानी से कम डेंसर वाले को डालेंगे तो तैरेगा। दिख गया क्या ये रिलेशन यहाँ से? ठीक है, आसान था। हाँ जी, पढ़ो। देखो अब यहां से हमारे पास ना एक ही फॉर्मूला आ रखा है, v इनसाइड, v टोटल, अरे सॉलिड का जो सॉलिड, या तो v टोटल बोल लो, अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखो फॉर्मूला एक ही है ना बच्चा, वॉल्यूम इनसाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यही है ना फॉर्मूला। और ये चीज कौन है बच्चा? इसी को अगर नीचे, ये क्या है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी है कि नहीं है? अब पूछा क्या है सवाल में? ये टुच्चा सा सवाल है, आंसर 5 आएगा, ठीक है। आ गया? नहीं आ पाया? कैसे आया? टोटल कहाँ माइनस होगा गधा? 15 न्यूटन हवा में, 12 न्यूटन पानी में है। तो यहाँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से? बायंसी से ही तो लाए थे यार।
तो बाइंड्री फोर्स जो अपना यहाँ पे निकलेगा कितना निकलेगा, 3 न्यूटन का निकलेगा, और एक्चुअल शुरुआत में कितना था, 15। तो रेशियो यही आता ना, समझ गए क्या, 15/3 5। कर सकते हो क्या ऐसे, समझो फिर। अरे ये कहाँ से लाए हो बे, बी इनसाइड, ये देखो, ये देखो, बाइंड्री फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी, ये यही है ना भाई। और एक्चुअल वाला जो है वो कौन है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना। मैं इसको कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 15 - 12 बेटा कितना आ जाएगा, और नीचे जब हवा में था तो कितना था, 15। एक सेकंड, ये होगा ना, क्या पूछे, हाँ, इज इक्वल टू, ये होगा ना रे, सॉरी, 15/3 सीधा करो ना, ऐसे ही पता चल रहा है तो, 15/3 डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, 5 1 2 पकड़ के देखो, सेंटर ऑफ बायंसी, ये क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर वी एज्यूम बायंट फोर्स इज टू बी अ एक्टिंग। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे हम एज्यूम करते हैं कि बायंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का सवाल बनता है। ठीक है, रैन तुमको ब्रेक मिला है कि नहीं मिला है, चलो फिर तब कल कर लेंगे इसको, कल वैसे लंबी क्लास लेंगे।